तुम्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा सप्लाई जोन रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक ट्रिक है। हम बिल्कुल सिंपल से शुरू करेंगे ताकि बिगिनर भी समझ सके, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हमें करना चाहिए एक क्विक सा एनालिसिस कि हाल ही में मार्केट ने क्या किया है। जैसे कि गोल्ड मार्केट में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें एक ऊपर की ओर की गति दिखता है। उसके बाद आता है एक छोटा सा डाउनसाइड पुलबैक और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ रैली करता है। तो ये एक सिंपल रैली बेस रैली टाइप का मूवमेंट है, जिसे हम इनिशिएशन, कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन भी कहते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रैली ने पिछले हाई को तोड़ दिया है, जिससे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया है। फिर इवेंचुअली रैली को एंड होना ही होता है, ताकि मार्केट के पास लिक्विडिटी लेने के लिए जगह हो। और वो हमें एक डाउन साइड पुलबैक के जरिए दिखता है। लेकिन ये पुलबैक ज़्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर रैली करता है और एक बार फिर रैली पिछले हाइस को तोड़ देती है, जिससे फिर से एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मार्केट वही मोमेंटम बनाए रखता तो हमें एक बेस दिखती, जो एक छोटा डाउनसाइड पुलबैक होता लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर एक ऊपर की तरफ रैली जो नए हाइस को ब्रेक कर दी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सिर्फ पुलबैक आने की बजाय मार्केट में हैवी बेरिश प्रेशर आ गया, जिससे प्राइस नीचे गिरता है और प्रीवियस लोज को तोड़ देता है। जब एक अप ट्रेंड में प्रीवियस स्विंग लोज टूटते हैं तो ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को सिग्नल करता है। इसका मतलब है कि अब मार्केट हायर लोज बनाना बंद कर रहा है और उसकी जगह लोअर लो बना रहा है। अब एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट आगे चलकर लोअर हाइस और लोअर लोज बनाएगा। ऐसे मूव्स को कैपिटलाइज करने का तरीका यह है कि अप ट्रेंड में हायर लोज पर बाई किया जाए और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए तो वहां सेल किया जाए। लेकिन इवेंचुअली ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी और हमें लॉस होगा जब मार्केट लोज को तोड़ देगा और ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन फिर मार्केट हमें उल्टा करने का मौका देगा, यानी अब लोअर हाइस पर सेल करना है और लोअर लोज पर टेक प्रॉफिट लेना है। बेसिकली जब मार्केट बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए, और ऐसा करने के लिए हमें चार्ट पर एक सेलिंग एंट्री मॉडल देखना होगा। और स्पेसिफिकली सेलिंग एंट्री इसलिए क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड में रिवर्सल कर लिया है। सबसे सिंपल और क्लियर मॉडल जो अच्छा काम करता है वो है सप्लाई, और यही एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एंट्री मॉडल हमें रीसेंट प्राइस एक्शन में दिखाई देता है। ये सप्लाई वो आखिरी अपवर्ड कैंडल होती है जिससे पहले मार्केट ने बेरिश मोमेंटम लेना शुरू किया। ये एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। इस मॉडल में सबसे सिंपल सेटअप प्लानिंग ये होती है कि सप्लाई के बॉटम से शॉर्ट सेल किया जाए, मतलब जब मार्केट उस जोन को टच करे वहीं से सेल करें। स्टॉप लॉस होगा सप्लाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट के ऊपर नए हाइस बनाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि हमें एक हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पहले ही मिल चुका है। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी ये शिफ्ट ट्रैप भी हो सकते हैं। जितना हायर टाइम फ्रेम पर ये दिखाई दें उतनी ज़्यादा संभावना होती है कि ये रिस्पेक्ट होंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पर रिस्पेक्ट की संभावना कम होती है। टेक प्रॉफिट आमतौर पर लास्ट स्विंग लोज के नीचे रखा जाता है, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। आप चाहें तो उससे भी नीचे के लेवल्स टारगेट कर सकते हैं, ये आपकी रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। और यहां इसने सप्लाई में जाने से पहले पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिडेट कर दिया, लेकिन इवेंचुअली प्राइस ने सप्लाई को फिल कर दिया। अब सेल शॉर्ट पोजीशन खुल चुकी है। अब हम अगला बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टारगेट कर सकते हैं। पहला तो काम कर गया, अब अगले की वैलिडेशन चाहिए, जो कि लास्ट लो के आसपास होगा, जिससे हमें करीब 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। देखो, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। ये दिखा रहा है कि बेरिश कंटिन्यूएशन अभी होल्ड कर रहा है और शायद ये ट्रेड विन में क्लोज हो। अब ये और भी नीचे जा सकता है और लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता रहेगा, जब तक कि मार्केट कहीं लेफ्ट साइड पर हायर टाइम फ्रेम डिमांड से बाउंस न करे। उदाहरण के लिए, ये पहली इंपॉर्टेंट डिमांड है जहां से मार्केट कम से कम शॉर्ट टर्म में बाउंस कर सकता है। ये है 1 आवर चार्ट। पहली नज़र में हमें कुछ हाइज लोज, हायर लोज और फिर से हायर हाइज दिखते हैं। तो ये एक सिंपल और क्लियर अपवर्ड ट्रेंड था। फिर मार्केट ने नीचे पुल बैक करना शुरू किया इंटरनल लेवल्स पर, और इसके साथ बेरिश प्रेशर भी बढ़ा, क्योंकि अब मार्केट इंटरनल लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था। ये इंटरनल लोअर लोज इवेंचुअली पिछले स्विंग हायर लो से नीचे टूट गए, जिससे एक नया स्विंग लोअर लो बना। तो ये हुआ एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्विंग लेवल्स पर। पहले मार्केट हायर हाइज बना रहा था और बुलिश ब्रेक्स ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, लेकिन बाद में मार्केट ने स्विंग लेवल पर डाउन ट्रेंड में रिवर्सल किया। अब डाउन ट्रेंड में हर लो टूटता है और उसके टूटने के बाद एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, जो बस ये सिग्नल देता है कि अभी का ट्रेंड
आगे भी कंटिन्यू करेगा, मतलब डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि पहले कहा था, जब एक सिग्निफिकेंट स्विंग लेवल टूटता है तो हम आमतौर पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, और हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आता है वो लोअर टाइम फ्रेम पर एक छोटा अप ट्रेंड बनाता है। ये अप ट्रेंड सिर्फ बेरिश एंट्री स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए होता है, बेसिकली लिक्विडिटी रिबैलेंस करने के लिए। इसके बाद मार्केट वापस से हायर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में चला जाता है और स्विंग लोअर लो बनाता है। अब ट्रेडर्स के लिए सबसे की एरिया होता है वो स्विंग हाई, जहां से स्मार्ट ट्रेडर्स शॉर्ट सेल का मौका ढूंढते हैं। लेकिन सवाल ये है, एग्जैक्टली कहाँ स्विंग हाई एंड होगा और कौन से एंट्री स्ट्रक्चर से मार्केट नीचे रिजेक्ट करेगा? यही सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर इसका सही जवाब मिल जाए तो हम लिटरली स्नाइपर स्टाइल एंट्री ले सकते हैं। अब अगर हम सारे एंट्री मॉडल्स देखें इस चार्ट पर, तो हमें एक एक्सट्रीम स्विंग सप्लाई दिखती है एक्सटर्नल लेवल पर। थोड़ा नीचे एक एक्सटर्नल इम्बैलेंस भी है, और उससे भी नीचे एक इंटरनल सप्लाई और फिर एक इंटरनल इम्बैलेंस। यानी टोटल 4 एंट्री मॉडल्स हैं इसी टाइम फ्रेम पर। तो सवाल है, किसे ट्रेड करें? कॉमन सेंस के हिसाब से सेफेस्ट ऑप्शन है सबसे ऊपर वाली स्विंग सप्लाई। लेकिन चलो देखें कि बाकी जोन्स को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जैसे ये इंटरनल इम्बैलेंस। आमतौर पर जब एक इम्बैलेंस होता है लेकिन उसी टाइम फ्रेम पर उसके ऊपर एक सप्लाई भी होती है, तो प्रायोरिटी सप्लाई को दी जाती है, और इम्बैलेंस बस एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन होता है उस सप्लाई के लिए। तो ये जोन एलिमिनेट हो गया या इनवैलिड मान लिया गया। अब जो ऊपर है वो एक इंटरनल सप्लाई है। इंटरनल का मतलब है कि ये स्विंग लेवल पर नहीं है, बल्कि एक लोअर हाई से बना है जो लगातार डाउन ट्रेंड पैटर्न में आता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये डाउन ट्रेंड है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये इंटरनल लोअर हाई है, और ये इंटरनल लोअर लो है। स्विंग सप्लाई यहां है, इंटरनल सप्लाई यहां है। फर्क ये है कि इंटरनल सप्लाईज को सही से ट्रेड करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करना पड़ता है, तब जाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना सही लगता है। माना हम इसी इंटरनल सप्लाई पर शॉर्ट सेल करें, लेकिन मूव बहुत छोटा होगा और मार्केट जल्दी से पुल बैक कर सकता है और शायद ऊपर भी निकल जाए। इससे बचने के लिए इंटरनल सप्लाईज पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करते हैं और टेक प्रॉफिट टाइट रखते हैं, ताकि मार्केट फिर से ऊपर रैली देने से पहले एग्जिट कर सकें। स्विंग सप्लाई जोन्स के बारे में शायद तुम्हें पहले से पता हो। इन एक्सट्रीम सप्लाईज पर हमारा प्रॉफिट टारगेट आमतौर पर स्विंग लोज के नीचे होता है, ताकि स्विंग लोअर लोज बने, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं और हम बेसिकली हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। अब वापस चलते हैं चार्ट की तरफ। यहां हमारे पास ये इंटरनल सप्लाई है। अगर ये रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट कुछ ऐसा मूव करेगा, पहले इम्बैलेंस तक पुश करेगा, फिर एक छोटा रिजेक्शन आएगा। ये छोटा रिजेक्शन हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टेक प्रॉफिट टाइट रखना होगा, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है और सप्लाई जोन्स में इम्बैलेंस की तुलना में ज़्यादा रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है। इससे होता यह है कि मार्केट पहले इम्बैलेंस को फिल करता है, फिर थोड़ी देर रिजेक्ट करता है। ऐसा इल्यूजन देता है कि शायद नीचे ही जाएगा, लेकिन फिर सप्लाई की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सप्लाई फिल होती है, हम वहां से सेल शॉर्ट सेटअप्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनल सप्लाई है, हम स्विंग लोज को टारगेट नहीं करते, बल्कि हम मानते हैं कि मार्केट ऊपर के बाकी जोन्स को फिल करने जा सकता है। तो बेस्ट केस सिनारियो में हम एक छोटा पुल बैक या रिजेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं इस इंटरनल सप्लाई से, और फिर शायद एक कंटिन्यूएशन होगा ऊपर की तरफ बाकी जोन्स को फिल करने के लिए। अक्सर जो गलती ट्रेडर्स करते हैं वो ये कि वो इंटरनल सप्लाई से ट्रेड करते हैं, लेकिन टारगेट रखते हैं स्विंग लेवल्स को। और फिर होता क्या है, मार्केट पहले उनके टेक प्रॉफिट की डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्विंग लेवल टारगेट किया होता है, मार्केट वहां तक इंटरनली नहीं जाता और सीधा वापस उनके एंट्री पॉइंट तक आता है और आखिरकार उन्हें स्टॉप आउट कर देता है। तो एक क्विक और शॉर्ट समरी इंटरनल सप्लाईज की ये है। अगर रिस्पेक्ट हुआ तो मार्केट थोड़ा रिजेक्ट करेगा और एक सेल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन सिर्फ तब जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करें, ताकि हम जल्दी से प्रॉफिट बुक कर सकें, इससे पहले कि मार्केट उन लेवल्स की तरफ बढ़ जाए जहां ज्यादा रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है, जो अक्सर हायर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल लेवल्स होते हैं। अब ऊपर से जो पहला जोन आता है वो है एक इम्बैलेंस, और अगर ये इम्बैलेंस रिस्पेक्ट करता है तो हम वहां से एक सेटअप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में अभी भी कुछ बेरिश प्रेशर बचा हो जो उसे नीचे पुश कर दे। लेकिन ध्यान रखना, इम्बैलेंसेस बहुत कम ही स्विंग लेवल्स को तोड़ते हैं, तो एक्सटर्नल या स्विंग इम्बैलेंसेस से रिस्पेक्ट की उम्मीद करो। मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा लेकिन फिर वापस ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक उसके ऊपर एक सप्लाई अटैच्ड होती है, और स्विंग सप्लाई जोन्स में स्विंग इम्बैलेंसेस की तुलना में ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और अगर तुमने अपना टेक प्रॉफिट स्विंग लोस के नीचे रखा होता तो काफी ज्यादा चांस था कि वो हिट ही ना हो और मार्केट सीधा लिक्विडिटी की तरह मैग्नेट की तरह खींचता हुआ
ऊपर की तरफ चला जाए और तुम्हें स्टॉप आउट कर दे, सिर्फ स्विंग सप्लाई को फिल करने के लिए। अब प्राइस एक्शन को देखें। अब तक मार्केट ने इंटरनल इम्बैलेंस को हिट किया और नीचे रिजेक्ट किया, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने नए हाइज बना दिए। तो जैसा मैंने पहले कहा था, इंटरनल लेवल्स को तभी ट्रेड करना चाहिए जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करें, ताकि एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड मिल सके जो लेने लायक हो। ऐसा करने से अगर हम हायर टाइम फ्रेम के मूव में गलत भी हों, तब भी ट्रेड को लॉस से बचाया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। जो रीसेंट हाई बना है उसने इंटरनल सप्लाई को तोड़ दिया है, जिससे वो इनवैलिडेट हो गई है। और फिर अगली कैंडल एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी, जिसने सीधे स्विंग लोज को तोड़ दिया। अब यहाँ हम एक सेटअप मिस कर गए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई सेटअप प्लान ही नहीं किया था। हम सिर्फ मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे, और जो अभी हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। इस मूव ने खुद में ही एक स्विंग सप्लाई बना दी है यहाँ पर, लेकिन इसे वैलिडेट करने के लिए हमें और प्राइस डेटा चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस सप्लाई के साथ साथ यहाँ एक इम्बैलेंस भी है, लेकिन मार्केट इतना बेरिश लग रहा है कि शायद वो जल्दी से इन जोन्स को वापस फिल करने ना आए। फिर एक बड़ी डाउनवर्ड मूव के बाद हमें अब बुलिश कैंडल्स दिखने लगी हैं। अब यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक अपवर्ड मूव आया, फिर एक हाई बना, फिर पुल बैक हुआ, जो शायद एक हायर लो बन रहा हो। अब हमारे पास दो सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो, रिवर्सल होता है और मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। उस केस में मार्केट शायद इन हाइस को तोड़ेगा और एक हायर हाई बनाएगा। फिर हम डिमांड या इम्बैलेंस की तलाश करेंगे, एक बाई लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। दूसरा सिनारियो, मार्केट एक लोअर हाई बनाएगा और फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, लोज को तोड़ते हुए। उस केस में हम सप्लाई या इम्बैलेंस देखेंगे सेल शॉर्ट करने के लिए। और पहला सिनारियो प्ले हुआ, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी। इतनी बड़ी कैंडल्स इम्बैलेंस को वैलिडेट करती हैं। जैसे कि हम ये कैंडल देख रहे हैं, इसने नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और तुरंत वापस ऊपर चला गया। यही इम्बैलेंस कहलाती है। और याद रखो, सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां इम्बैलेंस को सप्लाई या डिमांड जोन पर प्रायोरिटी मिलती है, जब इम्बैलेंस बनाने वाली कैंडल बाकी कैंडल्स से बहुत बड़ी हो। तो अब हम एक बाई लॉन्ग पोजीशन ट्राई करते हैं इस इम्बैलेंस से। स्टॉप लॉस रखते हैं इम्बैलेंस के नीचे और टेक प्रॉफिट रखते हैं हाइस के ऊपर। हाइस के ऊपर क्यों? क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल कर लिया है एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, बाय फॉर्मिंग हायर हाइस और हायर लोज। अगली एक्सपेक्टेशन यही है कि हायर लो बनने के बाद एक हायर हाई बनेगा। इसका मतलब है हमें इन हाइस के ऊपर एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, और वही हमारा पहला ऑप्टिमल टेक प्रॉफिट लेवल होगा। इतने सारे एनालिसिस और पेशेंस के बाद अब फाइनली एक अच्छा सेटअप मिला है। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। यहां हमें एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूव देखने को मिला, लेकिन फिर बुलिश प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा और उसी समय बेरिश प्रेशर बढ़ने लगा, जिसने मार्केट को धीरे धीरे नीचे खींचा और आखिरकार स्विंग लोस को तोड़ दिया, जिससे एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना हायर टाइम फ्रेम पर। मतलब एक्सटर्नली हमने एक अप ट्रेंड से रिवर्सल देखा है, अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ये हायर टाइम फ्रेम की बात है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है किसी भी बड़े डाउनसाइड ब्रेक के बाद। लेकिन उस पुल बैक के नीचे गिरने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है ताकि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सके। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, रिवर्सल को उसके होने से पहले पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रेडर्स वेट करते हैं रिवर्सल बनने का, फिर उस मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें। और ऐसा करने से ज़्यादातर ट्रेडर्स को बेटर सक्सेस मिलती है। तो अगर हम मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें सेलिंग एंट्री मॉडल्स ढूंढने होंगे। अब इन मॉडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सप्लाई है, उसके ठीक ऊपर एक और सप्लाई है, और फिर एक और सप्लाई यहाँ हाइस पर है, और यहाँ है लास्ट सप्लाई। अब सवाल ये है, हम कैसे जानें कि इनमें से कौन सी सप्लाई रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि सप्लाई जोन्स काफ़ी सारे हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक लॉजिकल सोल्यूशन है कि हम सबसे सेफ वाला जोन चुनें, जो कि आखिरी वाला जोन है, मतलब ये वाला। इससे थोड़ा सेफ्टी मिलती है, क्योंकि अगर ये सप्लाई फिल हो गया तो इसका मतलब है कि नीचे वाले सारे जोन्स फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है अगर मार्केट इस आखिरी सप्लाई तक गया ही नहीं और उसके बजाय नीचे वाले जोन्स फिल कर दिए, तो ऐसे में हम एक सेटअप मिस कर देंगे, जो कि एक ट्रेड में लॉस होने से तो बेहतर ही है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो तो हफ्तों तक कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा और कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। एक और सोल्यूशन है सबसे पहले वाले सप्लाई को लेना। अब आप सोच सकते हो, क्या ये सबसे ज्यादा रिस्की नहीं है? अगर आप बिना कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज किए, जैसे टॉप डाउन एनालिसिस या कुछ और, सीधा ट्रेड लेते हो, तो हाँ, ये रिस्की होगा।
क्योंकि अगर हम इस सप्लाई से सेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस सप्लाई के ऊपर और टेक प्रॉफिट स्विंग लोस के नीचे रखते हैं, अगर ये सप्लाई रिस्पेक्ट नहीं करता तो ज़्यादातर केसेस में वो सीधा ब्रेक नहीं करता बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए रिजेक्ट करता है। और फिर जब सप्लाई इनवैलिड हो जाता है तो प्राइस वापस ऊपर पुश करना शुरू करता है और आखिर में आपकी पोजीशन को स्टॉप आउट कर देता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, हायर टाइम फ्रेम पे भले ही आप गलत हो जाओ, लेकिन कैपिटलाइज करने का तरीका है कि लोअर टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटी देखो, वहीं आसपास जहां एंट्री स्ट्रक्चर बना था। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। अब हमें प्राइस एक्शन और डिटेल में दिखता है। शुरुआत में यहां एक अप ट्रेंड था जो कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई को फिल करने वाला मूव था, लेकिन सप्लाई फिल होते ही मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया। बायर्स की एग्जॉस्शन और बेरिश प्रेशर दिखने लगा, लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए, और फिर एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है जो कई पिछली कैंडल्स को कवर कर लेती है। ऐसी बड़ी कैंडल्स अक्सर एक इम्बैलेंस छोड़ जाती हैं और यहाँ ये ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान है। बड़ी कैंडल से पहले वाली कैंडल का लोअर विक और बाद वाली कैंडल का अपर विक कनेक्ट करो, वही पूरा एरिया इम्बैलेंस कहलाता है और स्पेसिफिकली ये है बेरिश इम्बैलेंस। हम और इम्बैलेंसेस भी चेक कर सकते हैं ताकि ये समझ सकें कि कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ एक और इम्बैलेंस है जो फिल हुआ और वहां से प्राइस ने रिजेक्ट किया। ये एक छोटा बुलिश इम्बैलेंस था। यहाँ एक और इम्बैलेंस है, इस बार बेरिश, जो फिल हुआ और प्राइस नीचे चला गया। ये दोनों आखिरी इम्बैलेंसेस हैं जो इस रीसेंट वाले के आसपास हैं। अब सेटअप पोजिशनिंग की बात करें तो चूंकि ये बेरिश इम्बैलेंस है, हम यहाँ से सेल करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट हाइस के ऊपर। क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम सेटअप है तो ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। टेक प्रॉफिट हम रखते हैं रीसेंट लोज के नीचे। जैसे यहाँ ये एक हाई है, अगला उससे नीचे है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला हाई उससे भी नीचे होगा। यही लॉजिक होता है एंट्री और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के पीछे। पूरा मूव इस डाउन ट्रेंड एक्शन को होल्ड कर सकता है और टेक प्रॉफिट के नीचे तक भी जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला लेवल जहां मार्केट के ऊपर बाउंस करने की पॉसिबिलिटी है वो है ये लेवल। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है जो हमें यहां दिखता है। हम इसी लेवल को टारगेट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड में कंफर्टेबल नहीं हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर रख सकते हो, जो कि स्विंग हाइस के ऊपर होगा इसी टाइम फ्रेम पर। फिर भी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा ही रहेगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड और लॉजिकल तरीके से। अब बस पेशेंस चाहिए, मार्केट को उसका काम करने दो। यहां इन कुछ कैंडल्स में हम देखते हैं हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं, यानी बाइंग प्रेशर होल्ड हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए ताकि इम्बैलेंस फिल हो सके, और कुछ ही मिनटों में ऐसा हो भी जाता है। इसके बाद एक बड़ा रिजेक्शन आता है डाउन साइड की तरफ। अब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो एक क्लियर डाउन ट्रेंड को दिखाता है। अब बस हमें इंतजार करना है। प्राइस काफी पास आ गया है। बेयरिश प्रेशर बुलिश प्रेशर से ज्यादा है, बस थोड़ा और वेट करना है। और हो गया, प्राइस और नीचे चला गया, इस लोअर टाइम फ्रेम डिमांड को भी तोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल्स का प्रायोरिटी होता है लोअर टाइम फ्रेम सेटअप्स के ऊपर। यानी हम कह सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई ज़्यादा स्ट्रांग था लोअर टाइम फ्रेम डिमांड के मुकाबले। और यही है प्राइस एक्शन का नज़ारा अब उस 1 आवर चार्ट पर जहां से हमने एनालिसिस शुरू किया था। एक पॉपुलर सेटअप प्लानिंग, क्योंकि ये काम करता है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ट्रेडर्स कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं हूं। आप इसे जल्दी सीख सकते हो अगर सही से ध्यान दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।